जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास वाला जो पार्ट है उससे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, कविता का संकलन है, आत्मकथा है, धार्मिक पुस्तक है। तो बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। बाबरनामा को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं तुजुक ए बाबरी। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और हुमायूं क्यों पराजित हुआ था? बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाना व्यर्थ सिद्ध हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे। हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद में, मालदेव से युद्ध करने के बाद में, राय सिंह की विजय के बाद में, कन्नौज के युद्ध जीतने के बाद में। तो शेरशाह सूरी ने यह बात कही थी मालदेव से युद्ध जीतने के बाद में, युद्ध करने के बाद में यह बात शेरशाह सूरी ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। इबादत खाना होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो इबादत खाना एक ऐसा स्थान था जहां पर अनेक धर्मों के लोग इकट्ठा होकर अपने धर्म की जो अच्छी अच्छी बातें थी उस पर चर्चा करते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मराठों का सर्वाधिक उत्थान था संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, साहू जी के काल में, शाह जी के काल में। तो मराठाओं का सर्वाधिक उत्थान किसके शासन काल में हुआ था? शिवाजी के काल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो विलय नीति को हड़प नीति भी कहा जाता है। तो हड़प नीति का संबंध डलहौजी से था। डलहौजी ने विलय नीति के तहत यह नियम लाया कि जिस साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा, मतलब जिस राजा का पुत्र नहीं होगा, उस राज्य को अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाएगा। यही क्या थी? विलय नीति थी, जिसमें झांसी, संतारा, उदयपुर जैसे राज्यों को क्या किया था? अंग्रेजों ने ले लिया था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति भी हुई थी। भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी सन 1766 ईस्वी में, सन 1766 ईस्वी में, सन 1866 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में, सन 1997 ईस्वी में। तो भारत में जो डाक प्रणाली प्रारंभ की गई थी यह 1766 ईस्वी में शुरू की गई थी लॉर्ड क्लाइव के समय में। लेकिन जो मतलब बेहतर तरीके से डाक का विकास हुआ था, कब हुआ था? डलहौजी के काल में हुआ था, 1854 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में वास्तु की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो निम्नलिखित में से शासन के काल को वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब है बिल्डिंग, किसके काल में सबसे ज्यादा बिल्डिंगें बनवाई गई, इमारतें ज्यादा बनवाई गई? तो काल था शाहजहां का काल था। और जहांगीर को किसके लिए जाना जाता है? चित्रकला का काल किसको कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, आगरा, कराची, देवगिरी, दौलताबाद। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस, रूस, इटली। तो कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1916 को, 11 नवंबर 1920 को, 11 नवंबर 1922 को, 11 नवंबर 1918 को। तो प्रथम युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? बहराइच में, फतेहपुर सिकरी में, जौनपुर में, अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। और अजमेर में जिसका मकबरा है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिनका मकबरा कहाँ पर है? अजमेर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में, 1983-84 में, 1972-73 में, 1957-58 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था 1967-68 में। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन, जापान। तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन सा है? जापान है। ऑप्शन डी सही होगा। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। और क्या बनाए थे? मदरसे और मकतब बनवाया था शेरशाह सूरी ने। और इन रोड के किनारे वृक्ष लगवाने का काम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। और यह रोड कहां से कहां तक थी? कलकत्ता से लेकर पेशावर तक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ। तो मुगल काल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास किसके काल में हुआ था? जहांगीर के शासन काल में। और वास्तुकला का सबसे ज्यादा विकास शाहजहां के काल में हुआ था। और धर्म का सबसे ज्यादा स्वतंत्रता किसके काल में मिली थी? तो अकबर के काल में मिली थी। और इसीलिए अकबर को महान शासक कहा जाता है, जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 5, 4, 3, 2। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक हैं क्लाइव, अल्मीडा, डुप्ले, आयरलैंड। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? लॉर्ड क्लाइव हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1773 में, 1784 में, 1763 में, 1813 ईस्वी में। जो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी की भाषा थी उर्दू, हिंदी, फारसी, तुर्की। यह पहले प्रश्न में हमने करा दिया है। तुजुक ए बाबरी की भाषा कौन सी थी? तुर्की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई लॉर्ड क्लाइव के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में, सर जॉनसन शोर के समय में। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? लगान वसूलने की एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने क्या किया? पहले जमींदार बनाया और जमींदारों से कहा कि आप हमें 30 लाख रुपए दे दीजिए और इस गांव की जितनी भी जमीनें हैं इस पर आपका अधिकार होगा, आप इस पर खेती करिए, आप हमें केवल कितना दीजिएगा? 30 लाख रुपए। तो क्या करता था, चाहे सूखा पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, किसानों से लगान जमींदार वसूलता और वसूल कर 30 लाख रुपए किसको देता? अंग्रेजों को देता। जिससे अंग्रेजों को तो बहुत फायदा हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा शोषण किसका हुआ था? किसानों का हुआ था। और यही था स्थायी बंदोबस्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे तोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खानम खाना, तानसेन। तो अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ तानसेन थे। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। गुजरात के विजय के बाद में बुलंद दरवाजा का निर्माण करा था। फतेहपुर सिकरी जो शहर स्थापित किया है वो किसने किया था? अकबर ने किया था। और अपनी राजधानी भी यहाँ बनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में।
तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद संधि के तहत क्या किया गया था? इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को, मतलब भारतीय जो राजाएं थे, उनको रख दिया कमीशन पे, कि मतलब हम आपको सालाना 23 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे, और आपको ना आपको सेना रखनी है, हमारी सेना आपके यहाँ काम करेगी, आपको किसी से युद्ध नहीं लड़ना है बिना पूछे, आपको किसी राजा से संधि नहीं करनी है। इसी के तहत, इलाहाबाद संधि के तहत यह सारी चीजें कराई गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी तुलसीदास, सूरदास, पंडित जगन्नाथ, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जगन्नाथ ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर के बचपन का नाम था खुर्रम, शहरयार, सलीम, फिरोज। फिरोज किसका नाम था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का नाम, बचपन का नाम क्या था? फिरोज था। और सलीम किसका नाम था? सलीम था जहांगीर का नाम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। खुर्रम शाहजहां का, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम था। मीर कासिम हारा क्यों था? मीर जाफर ने इसमें क्या किया? गद्दारी कर दिया, क्योंकि यह युद्ध लड़ा ही नहीं, न्यूट्रल हो गया। तो मीर जाफर की गद्दारी की वजह से मीर कासिम, जो बक्सर का युद्ध था, यह हार गया। उसके बाद में बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? मीर जाफर को अंग्रेजों ने बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग लौह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कालीन उद्योग, कांच उद्योग। तो भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग कौन था? सूती वस्त्र उद्योग था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1298 में, 1398 में, 1498 में, 1598 में। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? कलिकट घाट पर। कलिकट घाट पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट को व्यवस्थित करने के लिए 1784 ईस्वी में क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। वाडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, डच और पुर्तगाली के बीच में, फ्रांसी और डच के बीच में। तो वाडीनास का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में राजा राममोहन राय की सहायता से जो सती प्रथा की कुरीति थी, इसको समाप्त किया गया था। इसके अलावा नर बलि जो दी जाती थी, इसको भी समाप्त किया था इन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 612 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 786 ईस्वी में, 332 ईस्वी में। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो बाबर के आक्रमण के समय में दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, फैजी। तो हुमायूं नामा के रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम है, जो हुमायूं की बहन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कलिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में, छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ में। तो कलिंजर का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड में स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। यह प्रश्न मैंने ऊपर करा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। भारत में डाक विभाग की स्थापना की थी 1851 में, 1853 में, 1852 में, 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक विभाग की स्थापना की थी। लेकिन डाक की जो प्रक्रिया चल रही थी वो किसके समय से? लॉर्ड क्लाइव के समय से ही चल रही थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़, पुणे। तो शिवाजी की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। पुरंदर की संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के साथ में, जिसमें 35 किले थे किसके पास? शिवाजी के पास में, जिसमें से 23 किले किसको दे दिए गए? 23 किले जय सिंह औरंगजेब को दे दिए गए। उसके अलावा बाकी शिवाजी को मिले थे इस पुरंदर संधि के तहत। अब बात करते हैं सहायक संधि प्रणाली की। सहायक संधि प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने क्या कहा था? हम आपकी राज्य की सुरक्षा करेंगे, आपको किसी भी राज्य से किसी भी राजा से आक्रमण से बचाएंगे, बस आपको हमारी सेना रखनी होगी, और हमारी सेना को सैलरी भी आपको देनी, जहां चाहे वहां पर व्यापार कर सकते हैं, व्यापार का कर भी नहीं देंगे। यह सारी छूटें किसने ली थी? सहायक संधि के तहत अंग्रेजों ने ली थी। और कौन किया था सहायक संधि? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विलय नीति किसने आरंभ किया था? तो विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। यह सारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं 2016 से लेकर 2024 तक में। इतिहास के जितने भी प्रश्न आए थे उसको हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर का युद्ध पहली बार भारत में किससे हुआ? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी होता है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। इसमें विजयी होने के बाद में बाबर ने अपनी मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी। और बाबर कब तक राज्य किया था? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक राज्य किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित किया था। इस विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने फरीद अल दीन या शेरशाह के ताज से नवाजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, उससे पहले एक युद्ध और हुआ था शेरशाह सूरी का और हुमायूं का 1540 ईस्वी में, जिसे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ था और 15 सालों तक कहाँ भारत से बाहर रहा। उसके बाद में 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के बाद में हुमायूं ने पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1538 से लेकर 1545 के मध्य 7 वर्षों तक शासन किया था। इसका जन्म बिहार सासाराम में हुआ था। इसका मकबरा भी कहाँ है? बिहार सासाराम में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अकबर के कार्यकाल में अमील का क्या कार्य था? अकबर के कार्यकाल में परगना स्तर पर राजस्व निर्धारित करने का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता था? अमील कहा जाता था। इसे मुनीस भी कहा जाता था। उत्तर भारत में जनसाधारण में इसे करोड़ी नाम से भी जाना जाता था। इसके कितने नाम हैं? अमील तो अकबर के कार्यकाल में अमील नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मुनीस भी कहा जाता था और करोड़ी भी नाम से जाना जाता था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम लिखिए। तो जहांगीर द्वारा लिखी गई तुजुक ए जहांगीर, यह आत्मकथा है। मुगल काल में केवल दो ही आत्मकथाएं लिखी गई। पहला है तुजुक ए जहांगीर, जिसको जहांगीर ने फारसी में लिखा था, और पहला था तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर ने लिखा था। जहांगीर 1605 से 1627 तक शासन किया था। आत्मकथा साहित्य का एक अनूठा नमूना था, जो लेखक के अवलोकन अभिव्यक्ति की शक्ति को दर्शाता है। जहांगीर चित्रकारी कला का बहुत ज्यादा शौकीन था। जहांगीर के काल में चित्रकारी का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, और वास्तुकला का सबसे ज्यादा विकास शाहजहां के काल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दीवाने ए खास, दीवाने ए आम किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो दीवाने ए खास 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा आगरा किले में संगमरमर के पत्थर से बनवाई गई थी। यह आयताकार इमारत थी। और एक है दीवाने ए खैरात, की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बढ़ते हैं अब हम 2017 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करते हैं। तो बाबर के पुत्रों के नाम बताइए। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए। तो हुमायूं के असफलता के 2 कारण कौन कौन से हैं? असंगठित शासन व्यवस्था, बहादुर शाह के प्रति हुमायूं की नीति, हुमायूं के चारित्रिक दोष, हुमायूं की भूलें, और भाइयों के प्रति उदारता के कारण हुमायूं की असफलता के कारण बने थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम बताइए। तो जहांगीर ने कौन कौन से राज्य जीते थे? कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा। यह 4 राज्य उन्होंने जीते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था? तो औरंगजेब दक्षिण भारत में आधिपत्य की नीति अपनाई थी। 50 वर्षों तक शासनकाल में अंतिम 25 वर्ष तो उसने केवल दक्षिण भारत पर कार्य किया था। उसमें अहमदनगर पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। बीजापुर, गोलकुंडा की राजनीतिक शक्ति को सीमित कर दिया था। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो भारत की समृद्धि और व्यापार लोभ ने इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को भारत की ओर आकर्षित किया। यहाँ अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी अंग्रेजों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, और कितनी बार हुआ था? 3 बार हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ बताइए। तो स्थायी बंदोबस्त, वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में स्थापित संग्रहण की ठेकेदारी व्यवस्था से किसानी की स्थिति सोचनी हो गई थी। मतलब जो किसानों की लगान वसूली होती थी, वह बेहतर तरीके से नहीं हो पाती थी। इसके लिए उसने किसको लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया, जो लाया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त उसने क्या काम किया? जमींदारों को जमीन निर्धारित कर दी, और वह लगान वसूल कर किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे। यह सारी चीजें हमने ऊपर चर्चा कर ली है, इसीलिए मैंने किया है काफी डिटेल के साथ में। लॉर्ड विलियम बेटिंग के 4 सामाजिक सुधार। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से लेकर 1835 तक भारत में शासन किया था। इसके द्वारा सामाजिक सुधार अनेक हैं। पहला है सती प्रथा का अंत। राजा राममोहन राय के साथ में 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। ठगी को समाप्त किया था। प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण बनाया। बाल हत्या, नरबलि पर निषेध लगाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, प्रथम दोष यह था कि गवर्नर जनरल और अपनी परिषद में बहुमत द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार नहीं था। मतलब जो परिषद के द्वारा बहुमत प्राप्त होता था, उसे गवर्नर जनरल रद्द नहीं कर सकता था। और सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट क्षेत्राधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना किसको दिया जाता है स्थापना? लॉर्ड क्लाइव को। 2 बार भारत का गवर्नर बन आया था। अतः अंग्रेजी राज्य की स्थापित करने में रॉबर्ट क्लाइव की विशेष भूमिका थी। अवध के नवाब के साथ संधि, और सर्वप्रथम क्लाइव ने अपना ध्यान अवध के नवाब सिराजुद्दौला की ओर दिया। और क्लाइव जानता था कि अवध के विलय से ही अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए वह अवध के नवाब के साथ संधि कर लिया था। अवध का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब के साथ संधि किया था।
और अवध के नवाब के साथ शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाबों के साथ में कौन सी संधि हुई थी? सहायक संधि हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना भी युद्ध का लगाया गया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा प्रचलन किस काल में था और किसके द्वारा किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन मुगल काल में हुआ था। मनसबदारी प्रणाली एक मुगल कालीन प्रशासन प्रणाली थी। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य अकबर ने 1571 में शुरू किया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली मंगोलिया से लिया था। किससे लिया था? मंगोलिया से लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिवाजी के द्वारा 2 करों के नाम बताइए। चौथ, सरदेशमुखी, यह 2 कर लिए जाते थे। राज्य की हड़प नीति लागू करने वाले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड डलहौजी था और इसके बारे में हमने काफी व्यापक तरीके से ऊपर चर्चा कर दिया है। अब बात करते हैं भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आए, फिर डच आए 1595 में, फिर अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डेनिश 1616 में और 1664 में फ्रांसीसी आए थे। अब बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ। खानवा राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का एक गांव है। खानवा समझ में आया? खानवा, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, यह 4 युद्ध बाबर ने लड़े थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मराठा राष्ट्र के निर्माता शाहजी के पुत्र शिवाजी महाराज राज्य अभिषेक मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में 1674 में किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1627 ईस्वी में शिवनेर की पहाड़ी किले में हुआ था। इन्होंने 1656 में तोरण किले पर कब्जा किया और 1774 ईस्वी में अपना राज्य अभिषेक कराया। पश्चात छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इनकी मृत्यु 1680 में हो गई थी। 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक काल में हुई थी? 1857 की क्रांति का विद्रोह मुगल साम्राज्य बहादुर शाह जफर के समय में हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली की सत्ता पर आसीन थे, जो मुगल शासन के 19वें और अंतिम शासक थे। इनकी मृत्यु म्यांमार के रंगून जेल कैद के दौरान हो गई थी। मतलब म्यांमार के जेल रंगून जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली के तहत बंगाल के शासन को निजामत और दीवानी में विभाजित कर दिया गया था। निजामत और दीवानी में विभाजित कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1526 ईस्वी में अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया, जिसमें हेमचंद्र और हेमू को पराजित किया गया था। और जो सेनापति अकबर का कौन था? बैरम खान था। आजाद हिंद फौज की पराजय का मुख्य कारण क्या था? आजाद हिंद फौज की प्रथम बटालियन का गठन 1 दिसंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को इंडियन लीग की कमान संभाली। आजाद हिंद फौज की पराजय का प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेनाओं की पराजय थी। जापान की पराजय के कारण ही क्या हुआ था? आजाद हिंद फौज ने 1942 में हारी थी युद्ध। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो स्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कार्नवालिस लाया था। कब? 1793 ईस्वी में। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बंगाल स्थायी बंदोबस्त का उत्थान समाज के 2 वर्गों में विभक्त किया गया, जमींदार, काश्तकार। काश्तकार जो होते थे, मतलब जिनकी स्वयं की जमीन होती थी, और जो अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण किया गया जमीन होता था राजाओं का, वो क्या होता था? जमींदारों को दिया जाता था। जमींदार लगान वसूल करके अंग्रेजों को प्रदान करते थे। दीवाने एकोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो दीवाने एकोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवाने एकोही नामक विभाग कृषि विभाग से संबंधित था। दीवाने एकोही का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि खेती योग्य बनाने होता था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सर एलिजा इम्फे कोलकाता में बने सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्फे कोलकाता में बने सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखी गई प्रामाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इनकी बहुत सी बातें, निजी जानकारियां पता थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सर टॉमसन रो किसके शासनकाल में भारत आया था? सर टॉमसन रो जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया और सर टॉमसन रो ने ब्रिटेन का दूत था, जिसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य व्यापार की अनुमति लेना था। अब बढ़ते हैं 2022 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और इसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? सासाराम बिहार में हुआ था। इसके मकबरे का वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण 1540 ईस्वी और 1545 ईस्वी के बीच में हुआ था। शेर शाह और इनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान मकबरे का निर्माण कराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किले। तो इलाहाबाद का किला जो है किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसके अलावा किले अकबरी का भी नाम, आगरा का किला रूज या किला ए अकबरी का नाम भी जाना जाता है, जो अकबर ने बनवाया था। बढ़ते हैं, और पंचमहल का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। द्विज शासन व्यवस्था किस गवर्नर ने समाप्त की थी? लॉर्ड क्लाइव द्विज शासन व्यवस्था लाया था और वारेन हेस्टिंग बंगाल की द्विज शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसका कार्यकाल 1772 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1785 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश साम्राज्य और अवैध रूप से नियंत्रण लागू कर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताइए। तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजी हाथों पराजित होकर मारे गए और मैसूर का शासक उनके हाथों से निकल गया। उसके पहले अंग्रेजों से युद्ध में उन्होंने अपनी योग्यता के दम पर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। 1799 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मैसूर का वीर प्रतापी वीर गति को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं लॉर्ड मैकाले की, जो भारत की शिक्षा में सबसे ज्यादा किसका सहयोग रहा है? अंग्रेजी शिक्षा किसने लाया था? लॉर्ड मैकाले द्वारा। लॉर्ड मैकाले प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार था और राजनीतिज्ञ भी था। लॉर्ड मैकाले 1834 से लेकर 1838 तक रहा। यह भारत की सुप्रीम काउंसिल से लॉ मेंबर, लॉ कमीशन का प्रधान रहा। मैकाले का अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा, हिंद शिक्षा का माध्यम और अंग्रेजी, यूरोपीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने का बड़ा हाथ रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो तोड़ मड़ोड़ शिक्षा में किया है वो किसने किया है? लॉर्ड मैकाले ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल निर्माण कब कराया गया? तो भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसके अधीन 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेल लाइन बिछी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किस गवर्नर की विलय नीति का अनुसरण किया गया है? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति अपनाई थी, जिसे हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी का कुशासन पुत्रहीनता सिद्धांत का उपयोग करके रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था और इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने लक्ष्य में वर्ष 1882 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। भगवान का धर्म की स्थापना की गई थी। इसने सभी संप्रदाय के लोगों से दीक्षा ले सकते थे। अकबर का जन्म 15 जुलाई 1542 ईस्वी को उमरकोट में हुआ था और 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अब स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ, यह भी प्रश्न ऊपर करा चुके हैं। भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मतलब व्यवस्थित तरीके से लगान वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। स्थायी बंदोबस्त में अंग्रेजों को लाभ हुआ था और किसानों का शोषण हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है,
भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ होता है। हैराड डोमर हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना लनोबिस पद्धति पर आधारित था। अब हम 2024 के अति लघुत्तरी प्रश्नों को करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने किया था। अन्य पुस्तकें वेद भाष्य, भूमिका, अद्वैतीय मत का खंडन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। वल्लभाचार्य मत खंडन, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1870 लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में कराया गया था। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी गांव में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई दो प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो शाहजहां द्वारा बनवाई गई दो प्रसिद्ध इमारतें, ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को अपने बेगम की मुमताज की याद में बनवाया था। यह उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। और दीवाने ए आम का निर्माण भी किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।